कल्पना कीजिए, सुबह आपकी नींद खुलती है और दरवाजा खोलते ही आपके सामने सड़क नहीं बल्कि पानी का बड़ा समंदर दिखाई देता है। कुछ ही घंटों में आपका घर, आपके पशु, आपके दस्तावेज, आपकी खेती सब कुछ पानी में बह जाता है। जी हाँ, हम किसी फिल्म के दृश्य की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं वर्ष 2026 में असम की परिस्थितियों की, जहां पर अभी 6.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, जो कि बाढ़ से प्रभावित हैं। 41 लोगों की जान जा चुकी है, वहीं दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, आखिर क्या ये प्राकृतिक आपदा है या फिर हम ऐसी आपदाओं को रोकने में हमेशा असफल रहे हैं। सो गाइज, वेलकम टू राज मल्होत्रा IAS और मैं अमरजीत सिंह आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आखिर असम में ऐसा क्या हुआ है। तो चलिए गाइज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हुआ क्या है। देखिए, अगर हम बात करें 23 जुलाई 2026 को लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी और बारिश का पानी जैसे ही असम में आता है तो आते ही जो है क्या होता है कि असम में बाढ़ आ जाती है। क्योंकि होता क्या है कि ऑलरेडी पहले से ही बारिश चल रही थी और जो नदी तंत्र है असम का, आसपास का सारे इलाकों का, वो पहले से ही उफान पे था और ऊपर से तेज बारिश होने की वजह से असम में जो है फ्लड आ जाता है। और फ्लड आते ही क्या होता है कि यहाँ पे बाढ़ से बहुत ज़्यादा लोग प्रभावित हो जाते हैं। वहीं उसी के साथ इसके जो पड़ोसी राज्य हैं, जैसे नागालैंड है, आपका मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, उनमें भी जो है भारी बारिश ऑलरेडी हो रही है। और वो जानते ही आप, ये अपर कैचमेंट एरिया होता है असम का, वहाँ से जो है बारिश का पानी आता है और असम में सारी परेशानी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। नागालैंड में नागालैंड गवर्नमेंट क्या करती है कि दोयांग डैम के दरवाजे से पानी खोल दिया जाता है, यानी नियंत्रित जल जो है दे दिया जाता है। ऊपर से वो पानी भी जो है वो असम में के प्लेन एरियाज में आ जाता है। तो असम में जो है इससे भारी जो है हमें बाढ़ से परेशानी देखने को पड़ती है। तो ऐसा ये डेटा है जिसमें बताया गया है कि लगभग 6.5 लाख लोग जो हैं इससे अफेक्टेड हैं। नियर अबाउट 10 डिस्ट्रिक्ट्स यानी 10 जिले जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो चुके हैं। इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने 99 रिलीफ कैंप्स बनाए हुए हैं। लगभग जो है अप्रोक्सीमेटली 25,000 लोग जो हैं वो कैंप्स में यानी शिविरों में रह रहे हैं अभी हाल में। वहीं अगर हम बात करें असम के अंदर नियर अबाउट 25,000 हेक्टेयर जो लैंड है जिस पर ऑलरेडी फसल जो है आपकी वो रेडी हो चुकी थी, ठीक है, वो क्या है, वो सब नष्ट हो गई है। और 41 लोगों की, जैसे कि मैंने बताया है कि इसमें जो है मौत हो चुकी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो मिसिंग है। सो गाइस, ये कहानी है। लेकिन सबसे बड़ी कहानी कहाँ से स्टार्ट होती है इसको हम समझते हैं यहाँ पे कि क्वेश्चन है कि व्हाट डिड द गवर्नमेंट डू, यानी गवर्नमेंट ने क्या किया है। जैसा कि हर स्टेट की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सभी क्या करती हैं, जैसे भी कोई आपदा या डिसास्टर आ जाता है तो उसके बाद जो है वो स्टेप्स लेना स्टार्ट करती हैं। यही कहानी असम के साथ हुई। असम में जैसे ही फ्लड आया, फ्लड आते ही वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो हैं फिलहाल वर्तमान में आपके हेमंत बिस्वा शर्मा है, उन्होंने कोऑर्डिनेशन किया हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उनसे। तो अमित शाह से कोऑर्डिनेशन करने के बाद में जो है जल्दी जो है राहत कार्य और राहत अभियान चलाए गए। NDRF और स्टेट की SDRF और साथ ही आर्मी एंड एयरफोर्स सभी को जो है जल्दी से जो है राहत एवं बचाव कार्यों में लगा दिया गया, जो कि सरकार का जो है एक पॉजिटिव स्टेप यानी सकारात्मक कदम है, होना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये चीजें जो हैं प्रत्येक वर्ष आती है और हमें जो है तभी तैयार होना चाहिए। ये सारी कहानी जाती है, मैटर जाता है कहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ असम, यानी असम की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें दोनों पक्ष और विपक्ष का वाद विवाद होता है। यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट MLA है जिनका नाम है अखिल गोगोई। क्योंकि असम, देखिए, प्रत्येक वर्ष असम में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है असम को, और इसको लेकर जो है अखिल गोगोई का जो क्वेश्चन था वो ये था कि क्या हम जो है पहले से प्रिपेयर नहीं हो सकते, क्या हम जो है इसे राष्ट्रीय आपदा नहीं मान सकते या इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित नहीं कर सकते, और हमारे पास इसको लेकर जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट कोई स्कीम है भी या नहीं। इसके चलते ही क्या किया गया कि जैसा कि होता ही है, इनको बताया गया कि ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी भी जो है सदन की प्रोसीडिंग का, यानी किसी भी हाउस की जब प्रोसीडिंग होती है यानी सदन की जो प्रक्रिया होती है उसके अगेंस्ट है, और इनको क्या किया गया, 1 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया, यानी 1 दिन का इनका निलंबन कर दिया गया। चलिए, ये कहानी तो खैर चलती रहती है। अखिल गोगोई जो है निलंबित हो गए हैं सदन से, ये सारी चीजें होती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि व्हाई डज असम फ्लड एवरी ईयर, प्रत्येक वर्ष आता ही क्यों है।
देखिए प्रत्येक वर्ष क्यों आता है, इस पर हम जो है यहाँ पे बात करते हैं कि क्यों हर साल बाढ़ आती है। यहीं से शुरू होती है असल कहानी। कहानी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर देखा जाए इसका एक ही रीजन है, वो है ब्रह्मपुत्रा रिवर यानी ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है, वैसे तो लाइफ लाइन है असम की, यानी असम को क्या है कि वो जीवनदायिनी है। जो है वाटर सबसे बड़ी वाटर बॉडीज भी कह सकते हैं इसको, पानी आता है इससे। लेकिन प्रत्येक वर्ष ये असम के लोगों के लिए संकट बन जाती है। सो इसके संकट बनने के पीछे तीन मेजर रीजन है, तीन बड़े रीजन माने जाते हैं। द फर्स्ट रीजन इज द मैसिव अमाउंट ऑफ वाटर कमिंग फ्रॉम द हिमालयाज, यानी असम की अगर आप ज्योग्राफिकल लोकेशन देखेंगे, ये आपका यहाँ से यहाँ तक जो है पार्ट क्या है, ये असम वाला पार्ट है। ठीक है, और असम वाले पार्ट में यहाँ से ये रिवर आती है, वैसे तो हिमालय से ऊपर से आती है, यहाँ से यारलुंग शांगपो, आगे हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो अपर हिमालय वाला पार्ट है, ठीक है, ये ऊपर का एक तरीके से एरिया पड़ता है। यहाँ से हिमालय में अगर मैसिव रेनफॉल हो जाता है तो सीधा इसका पानी नदियों, नालों, ठीक है, वाटरफॉल्स, यानी अलग अलग जो है माध्यम से वो सीधे असम में जाके एंट्री करता है, और असम में क्या है कि वो बाढ़ जैसी समस्या देखने को हमें मिलती है। पहला रीजन तो यही है, जैसे ही बारिश होती है बरसात के सीजन में यहाँ पे फ्लड देखने को मिलता ही मिलता है। The second reason is excessive rainfall in अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय एंड द अपर कैचमेंट एरिया। ये तो है हिमालय से आता है, ये जो एरिया है आपका, ये अरुणाचल प्रदेश, ये रीजन भी देखते हैं नागालैंड, ठीक है, और ये मेघालय वाला रीजन, ये एक्चुअली असम जो है, यहाँ पे असम मेनली अगर देखें यहाँ पे लैंड जो है मैक्सिमम लैंड ऑफ ये आपका प्लेन है, और ये रीजन है आपके हिली रीजन, ये अपर कैचमेंट एरिया पड़ते हैं। अपर कैचमेंट एरिया से क्या होता है कि पानी चारों तरफ से जो है इकट्ठा होकर वो भी जो है असम में चला जाता है, तीनों से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय से। ठीक है, यहाँ पे क्या जिससे क्या होता है कि पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है नदियों में, नदियाँ ऑलरेडी उफान पे होती है, तो ये सारी चीजें होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है। तीसरा रीजन क्या है, यहाँ पे तीसरा रीजन है द ब्रह्मपुत्रा कैरीज विद ए लार्ज अमाउंट ऑफ सोयल एंड सिल्ट। ये होता है, देखिए होता क्या है कि तीसरे रीजन की बात करें, जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो अपने साथ जो है जब वो बहती है वो भारी मात्रा में मिट्टी, गाद यानी सेडिमेंट और सिल्ट्स एंड सॉइल्स जो है सारी चीजें लेकर आती हैं। जैसे ही जो बेसिन एरिया होता है जहाँ पे नदी फ्लो करती है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि उसका लेवल जो है वो अप हो जाता है, यानी उसमें उस गाद जो है जम जाती है, और उसके बाद क्या है कि पानी जो है धीरे धीरे अगर देखा जाए वो तेजी से आसपास के क्षेत्रों में फैलने लगता है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे जो फ्लड है वो बढ़ जाता है। तो तीन मेजर रीजन जो है वो बताए जाते हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी ये तीनों रीजन ही बताते हैं कि यही रीजन है, इनसे अगर हम निदान पा लें तो असम में बाढ़ से होने वाले जो हमें लॉसेज हैं उनको कम किया जा सकता है, यानी जो हानियां हैं उनको हम कम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है, तो एवरी ईयर जो है फ्लड आने का रीजन जो है वो यही है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, और जो ज्यादातर जो मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं वो पानी लेकर आती हैं, ये सारी चीजें जो हैं इसमें आती हैं। चलिए अब हम ये कहें, क्या ये कह सकते हैं कि इसके लिए नेचर जो है उसको ब्लेम किया जा सकता है? अगर कहें कि क्या इसके लिए केवल जो है प्रकृति ही जिम्मेदार है, प्रकृति ही जो है रिस्पॉन्सिबल है? जी नहीं, देखिए पूरी तरह से प्रकृति जो है वो जिम्मेदार नहीं होती है। अगर हम जो है प्रकृति को प्रकृति के तरीके से रहने दें तो क्या होता है कि विशेषज्ञ जो है यहीं से महत्वपूर्ण चर्चा स्टार्ट कर देते हैं। सबसे मेन पॉइंट यही है। तो काफी हद तक जो है इसके लिए ह्यूमन एक्टिविटीज जो हैं वो भी जिम्मेदार हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या फ्लड जो है वो ह्यूमन मेड है? बिल्कुल नहीं है, फ्लड ह्यूमन मेड नहीं है। फ्लड जो है आपका प्राकृतिक आपदा है, यानी नेचुरल डिसास्टर है। लेकिन फिर भी कहीं हद तक हम क्या करते हैं, हम अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कैसे देते हैं? अनप्लैन्ड कंस्ट्रक्शन इन फ्लड प्लेन पहला पॉइंट है। जो सबसे ज्यादा पूरे भारत में, हम असम की बात नहीं कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया देखेंगे तो सबसे ज्यादा फ्लड प्लेन एनक्रोचमेंट की जो प्रॉब्लम है वो सबसे ज्यादा है। यानी जो आपका डूब क्षेत्र है, जो नदी का डूब क्षेत्र होता है, नदी का जो एक तरीके से स्थानीय भाषाओं में उसको नदी का जो भंडारा होता है, जहाँ तक नदी जो है अपना फैलाव कर सकती है, उनमें जब नदी जो है सिकुड़ जाती है, जब हम जैसे सर्दियों में सिकुड़ जाती है, तो क्या होता है कि मेनली एक लंबा पीरियड रहता है बरसात के टाइम को छोड़ के, उसमें एनक्रोचमेंट होती रहती है। एनक्रोचमेंट का मतलब है वहाँ पे अगर देखते हैं कि बहुत सारे फार्मर्स जिनके आसपास जमीनें होती हैं तो अपना जो है प्लोइंग एरिया है, ठीक है, जो एक जोत का जो आकार है उसको बड़ा कर लेता है। तो फिर उसमें फसल उगाता है, तो फसल क्या होती है, बाद में डिस्ट्रॉय होती है, डैमेज हो जाती है जब पानी आता है। सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इनमें जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है, ठीक है,
कंस्ट्रक्शन कैसी, मकान भवन निर्माण, ये सारी चीजें जो है वो काफी मात्रा में हो रही है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। दूसरा रीजन है डिफॉरेस्टेशन यानी वनोन्मूलन, या यूं कहें कि जंगलों की कटाई जो है वो भी पिछले 4-5 वर्षों में देखा जाए जो है वो मैसिव जो है डिफॉरेस्टेशन हमें देखने को मिल रहा है, जो क्या करता है कहीं ना कहीं इस समस्या को और ज्यादा गंभीर बना देता है। होता क्या है कि जब हमारा फॉरेस्ट होते हैं, फॉरेस्ट क्या करते हैं, वो जो पानी आता है पानी को कहीं ना कहीं रोकने में सहायक होते हैं, क्योंकि पानी क्या है कि वो जब फॉरेस्ट से होके गुजरता है तो गुजरने में उसको टाइमिंग इतनी होती है कि उसको कहीं ना कहीं जमीन सोख लेती है। लेकिन अगर हम फॉरेस्ट ही काट दें, ये सारे फॉरेस्ट जो है हमने यहाँ से काट दी हैं, तो फॉरेस्ट काटते ही क्या हो जाएगा, पानी जो है एक फ्लैश जो है वाटर जो है ऊपर से आएगा, सीधा चला जाएगा, यानी कहीं कि उसको एक सीधा जो है सामान्य मार्ग पानी को मिल जाता है और टाइमिंग उसकी जो है फ्लो होने की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, इसलिए ज़मीन उसको सोख नहीं पाती है, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, ये कहानी होती है। साथ ही क्या हो रहा है कि जो हिली एरियाज हैं आपके, उनमें रोड कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पर हो रहे हैं। बिल्कुल विकास जरूरी है, रोड कंस्ट्रक्शन करने चाहिए। रोड एंड कंस्ट्रक्शन का काम नहीं चलेगा तो देश डेवलप कैसे होगा, और डेवलप नहीं होगा तो हमारा जो विजन है, ठीक है, विकसित भारत @2047 वो अधूरा रह जाएगा। तो उसको पूरा करने के लिए, उसके लिए तरीका ये है कि आपको जो है वैज्ञानिक ढंग से यानी साइंटिफिक अप्रोच लगा के जो है रोड एंड कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। पूरा जो है एक तरीके से असेसमेंट हिली एरियाज का करना चाहिए, तभी आपको रोड एंड कंस्ट्रक्शंस का काम करना चाहिए। इसके नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जब भी हम रोड एंड कंस्ट्रक्शन करते हैं, अगर बिना वैज्ञानिक ढंग से, बिना जो है साइंटिफिक अप्रोच लिए हुए अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो उससे भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स की प्रॉब्लम्स होंगी। अब वो भूस्खलन सीधा क्या जाएगा, पानी के साथ बहकर कहाँ पे जाता है, वो नदियों में जाता है। नदियों में ऑलरेडी सेडिमेंट्स वगैरह, सिल्ट वगैरह जो है वो बहुत ज़्यादा यानी गाद, मिट्टी, सोयल सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं, और उसके ऊपर जो है लैंडस्लाइड हो जाता है, तो फिर से जो है नदियों का तल जो है वो अपलिफ्ट होता जाता है। तो इंक्रीज सिल्टेशन इन रिवर सिस्टम, तो नदियों में जो है वो सिल्टेशन सिस्टम जो है वो बढ़ता जाता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है देखी जा रही है ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम के अंदर, यानी ब्रह्मपुत्रा जो नदी तंत्र है उसमें कहानी है। नेक्स्ट है पुअर ड्रेनेज सिस्टम। बहुत सारे आपके डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो क्या करते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम अपने सिटीज़ का बहुत अच्छा कर लेते हैं। जैसे अंडरग्राउंड टनल्स होती हैं, उनको बना देते हैं, टनल्स के द्वारा जो है पानी जो है वो एक तरीके से ड्रेन कर दिया जाता है, यानी ड्रेनेज सिस्टम जो है अच्छा होता है। लेकिन हमारे यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम जो है बड़ा पुअर है। तो पुअर ड्रेनेज सिस्टम क्या करता है कि पानी को जो है ड्रेन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, जिससे जो है कहीं ना कहीं जो हमारे जो लोग हैं वो प्रभावित होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये कहानी है। फिर क्या है कि अगर आप देखें असम की, अगर हम बात करें, क्योंकि असम क्या है कि असम की जो बॉर्डर्स हैं वो नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, आसपास के जो स्टेट हैं, और साथ में पूरा अगर हम जो 7 सिस्टर्स वाला पार्ट देखें, जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया है हमारा, वहाँ पे कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा नहीं है, यानी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन की भारी कमी जो है वो देखने को मिलती है। और ये एवरी ईयर इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इनका हो ही नहीं पाता है अच्छे से। तो उससे क्या होता है कि उससे भी जो है हमें प्रॉब्लम्स ये फेस करने को पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें, तो सो गाइस हम ये कहें कि नेचर अलोन टू ब्लेम, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा। केवल प्रकृति को ही जिम्मेदार ठहराना कहीं ना कहीं जो है वो घातक है। जैसे कि मैंने कहा है कि हम मानते हैं कि फ्लड जो है वो ह्यूमन मेड नहीं होता है आपका, यानी बाढ़ जो है वो मानव निर्मित नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं कि जो प्रकृति बाढ़ दे रही है, ठीक है, उसको जो है हमारी जो एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि हम उसको और ज़्यादा क्या कर देते हैं, सीरियस जो है एक तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, यानी उसको और गंभीर समस्या में बदलने में जो है वो हमारा बहुत बड़ा हाथ है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब व्हाट एग्जैक्टली द ब्रह्मपुत्रा रिवर, यानी ब्रह्मपुत्रा नदी क्यों है, एग्जैक्टली है क्या, इसको भी हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्रा नदी की अगर हम बात करें, जैसा कि आप जानते हैं, आपने ज्योग्राफी में पढ़ाई होगा कि ये तिब्बत से निकलती है और चाइना में एंट्री करती है। इसका नाम यारलुंगशांगपो होती है और पूरा जो है पर हिमालय क्रॉस करती है, फिर अरुणाचल प्रदेश जाती है और अरुणाचल प्रदेश बन के दिबांग लोहित, ये ऐसे मैंने मैप बना दिया, ये नदी है। ठीक है, ऐसे ही नदी चलती है और यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे शियांग नाम से होती है, फिर दिबांग, फिर लोहित, इसमें जो है एक ट्रिब्यूटरी मिलती है और ऐसे चल के ये असम तक आती है। अब यहाँ पे कहानी समझनी है आपको। कहानी देखिए कि इसकी जो यहाँ से यहाँ तक जो पूरी की पूरी रनिंग है वो बहुत लंबी है। इस रनिंग में ये यहाँ से यहाँ तक कैसे आती है, ये बिल्कुल ऐसे नहीं कि प्लेन में घूम रही है। यहाँ ऐसे ऐसे छोटे छोटे जो आपके माउंटेन्स हैं, माउंटेन से होकर ये बहती है, यानी हिली एरियाज से ये बहती है।
यहाँ तक आते आते अरुणाचल तक जो है ये पूरा का पूरा जो सफ़र है अपना वो कैसे करती है, ये माउंटेन रेंज से निकलती है, जो हिमालयन माउंटेन रेंज है। वहाँ पे क्या होता है कि जो ढलान है वो अत्यधिक तीव्र गति के होते हैं, तो इसलिए ये जो है जितना भी सिल्टेशन लेके आती है, सेडिमेंट सॉयल लेके आती है, स्टोन्स वगैरह को इकट्ठा करके सबको लाके एक तरीके से क्या करती है, ये एंट्री करती है आपकी कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ इसका नाम ब्रह्मपुत्रा होता है। और जैसे ये असम में ये थोड़ा प्लेन एरिया में आ जाती है। और आप जानते ही हैं कि पानी अगर जो है पर्वतों से सीधे मैदान में आता है तो उसका फ्लो एकदम से बहुत ज़्यादा धीमा हो जाता है। धीमा होते ही ये सारे सेडिमेंट्स जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं, और इकट्ठा होते होते ये क्या होता है कि प्रत्येक वर्ष नदी का जो तल है वो अपलिफ्ट होता है, यानी ऊपर आता है, और धीरे धीरे आसपास के क्षेत्रों में पानी का फैलाव होने लगता है। ये एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्रा नदी तंत्र जो है उसकी कहानी है। तो सेडिमेंटेशन होगा, इसको जो है इस टर्म को ही सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये कहानी होती है, ये आपको समझना है। अब हम बात करते हैं कि फ्लड के रीजन्स देखते हैं। अब की बार असम फ्लड के रीजन्स क्या हैं, वो तो मैंने रीजन्स बताए, ब्रह्मपुत्रा नदी के जो रीजन्स हैं वो बताए हैं। असम फ्लड के रीजन्स हम जानते हैं यहाँ पे क्या क्या हैं। पहला रीजन ये है कि जो नॉर्मल जो रेनफॉल होता था, ठीक है, एवरी ईयर जो रेनफॉल होता है, यानी नॉर्मली जो रेनफॉल होता है असम वाले रीजन में, अब की बार क्या है कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पे काउंट किया है कि 436% मोर रेनफॉल जो है यहाँ पे देखने को मिलता है। कितना? 436% ज़्यादा यहाँ पे तेज बारिश हुई है। कितनी हुई है बेटा? 436%। तो ये सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं। दूसरा है आपका क्लाउड बर्स्ट, ठीक है। तो क्लाउड बर्स्ट की अगर हम बात करें, कारण नंबर 2 है क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट को अगर हम पूछे, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना होता क्या है। इसको हम सरल भाषा में समझते हैं, क्लाउड बर्स्ट होता क्या है। देखिए, सरल भाषा में कहें, बादल फटना होता है, यूं कहें कि केवल कुछ समय में, एक सीमित समय में, एक लिमिटेड टाइम में, या यूं कहें कि चंद घंटों में ही इतनी बारिश हो जाए कि नॉर्मली वो बारिश जो है वो 2 महीने तक होती है, ठीक है। क्लाउड बर्स्ट ऐसा नहीं है कि एक सरफेस है क्लाउड का और क्लाउड का सरफेस ऐसे फट जाता है और पानी नीचे जैसे बर्तन में से जो है नीचे डाल दे किसी, तो ऐसा नहीं होता। क्लाउड बर्स्ट नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होना ही क्लाउड बर्स्ट होता है, यानी कि ऐसी बारिश जो 2-3 महीने तक चलनी थी और उसका जो है उतना पानी जो है वो क्या करें, उतना वाटर जो है नीचे जो है हो जाए चंद घंटों में ही, तो उसको क्या कहा जाता है, आपका क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटना। तो कहानी है कि यहाँ पे जो है असम में जो ऊपरी कैचमेंट एरिया है आपका, जिसमें आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय आते हैं, वहाँ पे क्या हुआ कि क्लाउड बर्स्ट जैसे जो है इंसिडेंट देखने को मिला, बहुत हैवी बारिश हुई, तो उससे क्या हुआ कि पानी एकदम से आया, तो वो भी एक रीजन इसमें माना जाता है। ये सारी कहानी हुई, नदियाँ जो है अपने उफान पे आ गई, नदियों का तंत्र उफान पे आ गया। तो उफान पे आ गया जो नागालैंड है, नागालैंड में स्पेशली आपका वोखा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पे आपका एक जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है दोयांग डैम। तो दोयांग डैम की अगर हम बात करें तो दोयांग डैम में क्या हुआ कि यहाँ पे ये जो नदी है, नदी का में जो है वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो एडमिनिस्ट्रेशन ने नागालैंड के क्या किया कि दोयांग डैम में जो एक्स्ट्रा पानी था वो खोल दिया गया, जैसा कि हेमंता बिस्वा शर्मा की अगर आप न्यूज़ देखेंगे उन्होंने कहा है। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पानी जो है नियंत्रित रूप से छोड़ा गया, जितना छोड़ना चाहिए था, ज़्यादा पानी नहीं छोड़ा गया। लेकिन ऑलरेडी हमारे यहाँ पे जो है असम की बहुत बड़ी, असम में जो फ्लड था, पानी था फ्लड का वो बहुत ज़्यादा था। तो इस समस्या ने क्या किया कि ये जो प्रॉब्लम है आपकी, इसने उसे और ज़्यादा जटिल बना दिया, ठीक है। डिफोरेस्टेशन का मैंने बताया ही है आपको कि असम में डिफोरेस्टेशन चल रहा है काफ़ी टाइम से, ठीक है। असम के जंगल में जो है गवर्नमेंट की तरफ से डिफोरेस्टेशन चल रहा है और नॉर्मली जो है ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी डिफोरेस्टेशन करती रहती है। तो ये बड़ी समस्या है, असम में डिफोरेस्टेशन हुआ है और ऊपर भी जो आसपास के जो आपके स्टेट है वहाँ पे भी डिफोरेस्टेशन हो रहा है। जैसे ही डिफोरेस्टेशन होता है तो जैसा कि मैंने अभी बताया है कि ये भी जो है एक रीज़न होता है, तो फ्लैश फ्लड की जो पॉसिबिलिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। फ्लैश फ्लड का मतलब यही होता है कि एक सामान्य सा रास्ता मिल जाता है पानी को, और पानी जो है बिना किसी जो है रोक टोक के और वह तीव्र गति से जो है वो एंट्री करता है असम में, और असम में बाढ़ की समस्या बन जाती है। हिल कटिंग की बात करें तो असम के अंदर और आसपास के जो आपके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है वहाँ पे भी हिल कटिंग हो रही है। और हिल कटिंग में ये तो मैं ये नहीं कह सकता कि भाई बिना जो है साइंटिफिक अप्रोच के हो रही है, हो सकता है कि साइंटिफिक अप्रोच के हो रही हो, लेकिन उसके जो हमें एक तरीके से जो नुकसानात हैं, यानी जो नुकसान हैं, जो वो देखने को मिल रहे हैं हिल कटिंग के भी। तो टनल्स बनाई जा रही हैं आपके न्यू कॉलोनीज
कॉलोनीज जो हैं वो आपकी वो बिल्ड की जा रही हैं। तो ये भी एक रीज़न होता है। और सबसे बड़ा जो रीज़न है जिसके जो रेस्पॉन्सिबल है केवल और केवल हम हैं, वो है क्लाइमेट चेंज। डेवलपमेंट की संधि दौड़ में हम भूल गए हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट के चक्कर में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के चक्कर में हमने क्लाइमेट का ध्यान नहीं रखा हुआ है। हम ही नहीं, ये समस्या पूरे विश्व की है, पूरे भारत की नहीं है, पूरी दुनिया की ये समस्या है। तो पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज जो है एक बड़ा रीज़न है। एक्सट्रीम रेनफॉल की अगर हम बात करें, वैसे ये क्लाइमेट चेंज मेजर रीज़न नहीं है बाढ़ का, लेकिन उनमें से एक रीज़न है। समस्या को वही बात है कि थोड़ा और गंभीर बनाने के लिए क्लाइमेट चेंज भी जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या कर सकता है, आपका हीट वेव्स और क्लाउड बर्स्ट एंड एक्सट्रीम वेदर जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको जो है ये थोड़ा इंक्रीज कर देता है, जिससे फ्लड जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं वो और ज़्यादा आपकी गंभीर बन जाती है, सीरियस कंडीशन में आ जाती है, ठीक है, गंभीर समस्या ये बन जाती है। सो गाइस, तो ये कहानी है आपकी असम की। तो ये जो दोयांग डैम है इसका पानी भी छोड़ा गया यहाँ से, तो इसलिए जो है यहाँ पे जो है एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहाँ तक चीजें समझ आई हैं। अब हम बात करते हैं, इज देयर ए नीड फॉर बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन स्टेट। यस, बिल्कुल होना चाहिए, बेटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। अब बेटर कोऑर्डिनेशन होगा कैसे? ऐसा तो होगा नहीं कि चीफ मिनिस्टर जो है नागालैंड के चीफ मिनिस्टर से बात करे कि भाई हाँ बताओ क्या आपके यहाँ पे क्या चल रहा है, उसमें क्या क्या चीजें शेयर करनी होती हैं, ये हम बातें करेंगे। पहला जो पॉइंट है, तो जैसे कि हम बात करें, मैं यहाँ पे कोट कर रहा हूँ हेमंता बिस्वा शर्मा, जो अभी जो है आपके करंट चीफ मिनिस्टर हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ असम के। उन्होंने कहा है कि बेटर कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म विल एस्टेब्लिश विद नाइबरिंग स्टेट इन द फ्यूचर। ये इन्होंने कहा है कि अगर हमें अपना सेफर फ्यूचर देखना है तो बेटर कोऑर्डिनेशन हम फ्यूचर में रखेंगे। अभी जो है प्रॉब्लम से जो है तत्काल कैसे बचा जाए, तत्काल कैसे राहत मिले, इंस्टेंट रिलीफ की बात जो है अभी चल रही है। तो हमारी टीम्स जो हैं, चाहे वो आर्मी है, एयरफोर्स हैं, एनडीआरएफ जो कि सेंटर की आपकी डिसास्टर रिलीफ फोर्स है, एसडीआरएफ जो स्टेट की होती है, सभी मिलकर जो है राहत एवं बचाव कार्य में लगे हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें करना क्या है बेटर कोऑर्डिनेशन में, सबसे पहले शेयरिंग रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा ये होता है कि अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है सभी स्टेट के पास अपना होता है, और स्टेट का अपना जो है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी होता है, केंद्र का भी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, सॉरी। तो ये सारे जितने भी मौसम विज्ञान विभाग हैं आपके, वो क्या करें कि टाइमली जो है अपना रेनफॉल का या वाटर लेवल का या डैम डिस्चार्ज जैसी जो इन्फॉर्मेशन है टाइमली जो है वो शेयर करें। जैसे अभी दोयांग डैम जो है उसमें पानी जो खोला है, तो उसे क्या करना था कि सबसे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, या इन्फॉर्मेशन किसी भी जो है रिलायबल जो अथॉरिटीज़ है उसको देनी थी कि भाई हम पानी छोड़ रहे हैं, अब इतने घंटे बाद पानी जो आपके यहाँ पहुँच जाएगा, आपने बचना है, ठीक है। तो ये कहानी होती है। तो यहीं पे क्वेश्चन आता है कि चलिए ये कहानी तो है नागालैंड की, आगे अगर हम देखें तो बहुत सारी जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि चाइना की हम बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर वो अलग अलग जो है जगह जो है अपने प्रोजेक्ट्स चला रहा है, और नागालैंड में भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। तो फ्यूचर आगे का क्या होगा, तो इस पर भी जो है गवर्नमेंट्स को जो है थोड़ा सा अपना विचार मंथन करना चाहिए, अपना सेफ फ्यूचर देखते हुए। क्योंकि अगर देखा जाए, हालांकि जैसा कि मैंने कहा है, फ्लड जो है वो ह्यूमन मेड तो है नहीं, लेकिन प्राकृतिक आपदा है, लेकिन ह्यूमन मेड भी ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं देखा जाए इसको जो है गंभीर बना देती है। तो आगे जो है इन फ्यूचर हमें क्या प्लान करना चाहिए, इस पर भी जो है अपना विचार जो है गवर्नमेंट को रखना चाहिए, इस पर भी गवर्नमेंट को अपना विचार करना चाहिए कि क्योंकि बहुत सारे जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो आपके चल रहे हैं एक तरीके से, कहाँ पे, चाइना से लेकर यहाँ तक पूरे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के ऊपर, ठीक है। तो चाइना के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी पानी छोड़ सकते हैं ज़्यादा परेशानी आने पर, तो इसलिए जो है और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा है कि जॉइंट प्लानिंग एंड प्रिपेयर्डनेस, ठीक है। जब भी जो है फ्लड जैसे जो है इश्यू आए तो अक्रॉस द स्टेट जो है वो जॉइंट प्लानिंग करनी चाहिए, यानी संयुक्त जो है योजना बनाकर जो है इससे निपटा जा सकता है। साथ ही अगर हम कोऑर्डिनेटेड रेस्पॉन्स करें, अगर जो है सभी में जो है एक तरीके से यूनिफाइड कोऑर्डिनेशन स्टेट के अंदर हो, और स्टेट जो है अपनी अपनी जो है सारी चीज़ें जो है ऑपरेशंस या रिसोर्स मोबिलाइजेशंस, ये सारी चीज़ों में क्विक रेस्पॉन्स दे, इमरजेंसीज अलर्ट जो है क्विकली जो है इमरजेंसीज अलर्ट दे दें, तो उससे भी जो है एक तरीके से बेटर कोऑर्डिनेशन हो सकता है फॉर सेफर फ्यूचर। फिर हम कम्युनिकेशन एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम की बात करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग अर्ली वार्निंग सिस्टम होना चाहिए बिटवीन द स्टेट, यानी इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन में स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा जरूरी है।
इसी से क्या होगा, बिल्डिंग ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन होगा, और कहीं ना कहीं जो है हम ऐसी जो आपदाएं हैं उनसे उनके नुकसान को कम कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि नुकसान केवल हम कम कर सकते हैं, आपदा को बिल्कुल रोक नहीं सकते। ठीक है, आपदा तो आएगी, फ्लड तो आएगा, अगर बारिश ज़्यादा होगी फ्लड आएगा, बारिश को कैसे रोका जा सकता है, वो तो नेचुरल है जी। ठीक है, तो ये कहानी है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि दुनिया कैसे काम करती है। ठीक है, व्हाट डज द वर्ल्ड डू, यानी बाकी की जो दुनिया है वो कैसे काम करती है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए दुनिया कैसे काम करती है, तो सबसे पहले इसमें नाम आता है आपका नीदरलैंड का। तो नीदरलैंड की अगर हम बात करें तो डिस्पाइट बीइंग बिलो सी लेवल इट्स एम्प्लॉय एडवांस फ्लड मैनेजमेंट सिस्टम। नीदरलैंड जो है उन वाहिद मुल्कों में से है आपका जो सी लेवल से नीचे आता है। ठीक है, यानी इसका जो इसकी जो मतलब की बसावट है वो आपके समुद्र तल से नीचे, लेकिन फिर भी इसने क्या किया है, इसने अपने जो फ्लड सिस्टम है उसको, फ्लड मैनेजमेंट है, इसका रिवर मैनेजमेंट है वो बड़ा ज़बरदस्त है। नीदरलैंड के अंदर डाइक्स एंड सी बैरियर्स बनाए हुए हैं, यानी इसने सी के सामने जो बड़े बड़े गेटवे बनाए हुए हैं ताकि फ्लड न आ पाए। एक तो ये काम किया हुआ है। दूसरा, इसने स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट बनाया हुआ है कि इनका जो मैनेजमेंट है उसको स्मार्टली जो है वाटर जो रिसोर्स है उसको भी ये कलेक्ट कर लेते हैं ताकि जो है आगे भविष्य में पानी की समस्या ना हो, और एडवांस टेक्नोलॉजी इसके पास है ही। तो इससे क्या होता है कि नीदर जो है आपका बहुत हद तक फ्लड रेजिलिएंट है। ठीक है, फ्लड रेजिलेंट मतलब यानी जो है बाढ़ से निस्तारण पाने में। रेजिलेंट का मतलब ये नहीं होता कि ये बाढ़ को रोक देते हैं बिल्कुल एक तरीके से, लेकिन बहुत हद तक बाढ़ से होने वाले या फ्लड से होने वाले जो नुकसान है उनको कम कर देते हैं। दूसरा जो कंट्री है आपका वह जापान। जापान की अगर हम बात करें, जापान भी एक तरीके से देखा जाए ये भी जो है बहुत ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है, यानी यहाँ पे फ्लड अफेक्टेड एरियाज यानी फ्लड प्रोन एरियाज जिनको बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो जापान की अगर हम बात करें तो जापान क्या करता है कि अंडरग्राउंड फ्लड टनल बनाता है। ठीक है, और हाईटेक इंफ्रास्ट्रक्चर है फ्लड का इनके पास में। तो जब भी पानी होता है, जो सिटीज़ हैं, ज़्यादा पानी आ जाता है सिटीज़ में, जो टनल्स होती हैं अंडरग्राउंड टनल्स है उनको ओपन कर दिया जाता है, उनका गेट वाल ओपन किया, पानी क्या है एकदम से इंस्टेंट जो है ड्रेन हो जाता है। तो इससे शहर बचे रहते हैं। साथ ही इनका जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, EWS जो होते हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम का मतलब होता है कि जो फ्लड्स हैं या ऐसा कोई भी जो है डिजास्टर आने वाला है, इनको 24 से 48 घंटे पहले ही जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और ताकि जो है ये क्या करे, उससे जो है अपना राहत एवं बचाव कार्य टाइमली पूरा कर दे। चलिए, ये दोनों देश तो आपके एक तरीके से देखा जाए, नीदरलैंड हुआ, जापान हुआ, ये तो ऐसे कंट्री हैं एक तरीके से डेवलप मतलब ठीक ठाक डेवलप मान सकते हैं इनको। इनके अंदर टेक्नोलॉजी अच्छी है, जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी है, और इंफ्रा इनके पास अच्छा है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन एक देश में आपका पड़ोसी देश बताता हूँ जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं हैं, और भारत के पास उससे ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, उससे ज़्यादा जो है टेक्नोलॉजी है, उससे ज़्यादा इंफ्रा भी है, लेकिन फिर भी वो क्या करता है, वो उसकी जो एक तरीके से इनिशिएटिव्स हैं फ्लड को लेके वो बहुत अच्छे रहते हैं। उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या करता है, बांग्लादेश ये जितना असम का फ्लड है, बांग्लादेश सॉरी चाइना का पानी है, अरुणाचल प्रदेश से आने वाला ऊपर से जो अपर जो कैचमेंट एरिया है वहाँ से आने वाला पानी है, सारा जो पानी है वो जाता है किसमें, इकट्ठा हो जाता है ब्रह्मपुत्रा रिवर में। यही ब्रह्मपुत्रा रिवर में भरा भरा हुआ पानी एक तरीके से मेघना बनकर जब ये एंट्री करती है बांग्लादेश में, बांग्लादेश को सबसे ज़्यादा जो है वो फ्लड की समस्या का सामना करना पड़ता है। अगर भारत में फ्लड की प्रॉब्लम जिस वर्ष ना भी आए, अत्यधिक बारिश भी ना हो, नॉर्मल सा जो है पानी का बहाव ज़्यादा हो जाए जो है आपका बरसात के सीजन में, तो तब भी बांग्लादेश में फ्लड आना तय है। बांग्लादेश में तो आएगा ही आएगा। लेकिन बांग्लादेश क्या करता है, ये एक तरीके से इसकी जो प्रिपेयरनेस रहती है, एक तरीके से प्रिपेयरनेस बड़ी ज़बरदस्त है, प्रिपरेशन बहुत अच्छी होती है, इनकी तैयारी बड़ी ज़बरदस्त होती है। जैसे इनके यहाँ पे होते हैं साइक्लोन सेंटर। जो ये साइक्लोन सेंटर बने हुए हैं, ये बाढ़ आते ही क्या कर देते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर दिया जाता है। जो भी बाढ़ से प्रभावित लोग हैं उनको शिफ्ट कर दिया जाता है, और पूरी की पूरी व्यवस्था इनके अंदर होती है, खाने की, पीने की, नहाने की और मेडिसिन की, सारी जो है यहाँ पे ऑलरेडी वो तैयार हैं। तो अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इनका एक तरीके से मजबूत है, वहाँ से चीज़ें जो है इनको पता लग जाती हैं, कर देते हैं। दूसरा जो इनके पास सबसे अच्छी क्वालिटी जो बांग्लादेश के पास है, सबसे अच्छी गुणवत्ता जो इनके पास है, वो है इनकी कम्युनिटी अवेयरनेस, सामुदायिक जागरूकता। अब सामुदायिक जागरूकता भारत में है कि नहीं है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि इंडिया के अंदर कम्युनिटी अवेयरनेस कितनी ज़्यादा है। किसी भी प्रॉब्लम का सामना जो है इंडिया के अंदर जो है वो हमारी जो कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है,
वो कैसे कर सकती हैं? एज ए पार्ट ऑफ कम्युनिटी आप अगर ऐसी प्रॉब्लम आ जाए आप क्या कर सकते हैं? भारत में अगर हम बात करें, इंडिया के अंदर एक जो है पेंडेमिक आया था, दैट इज कोविड-19, उसमें कम्युनिटी का क्या रिस्पॉन्स रहा, वो उसकी पिक्चर आपके सामने रही होगी। तो कम्युनिटी अवेयरनेस की इनको ट्रेनिंग दी जाती है एक तरीके से। तो जैसे ही बाढ़ आती है इनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग दी जाती है, कैसे जो है फ्लड जब आता है उससे कैसे बचना है, फ्लड नहीं इवन कोई भी जो है एक तरीके से डिजास्टर आने वाला है उससे कैसे बचना है, ये सारी जो है इनको ट्रेनिंग इनकी जो कम्युनिटीज़ हैं उनको दी जाती है। तो ये क्या करते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम से चीज़ें पता लगती हैं, क्योंकि अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इनका ठीक ठाक है। तो यहाँ की जो कम्युनिटी है वो अपना राहत एवं बचाव कार्य खुद करने में बहुत जो है एक तरीके से सबल लोग हैं, समझ में आए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें होती हैं। सो गाइज यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा ये क्वेश्चन है, क्या भारत में नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वाकई एक जो है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना यानी नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट स्कीम की आवश्यकता है, या वाकई जो है भारत में जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लेकर, नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र के लिए, पूरे जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए यानी पूर्वोत्तर भारत के लिए एक नेशनल डिसास्टर यानी राष्ट्रीय आपदा मैनेजमेंट यानी प्रबंधन बोर्ड, ठीक है, यानी नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बोर्ड की आवश्यकता है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आपकी क्या राय है असम फ्लड को लेकर, आपका कोई ऑब्जर्वेशन है तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, अब मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।